हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा डिले हो गया बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम अदर वर्क। सो प्लीज़ डोंट माइंड। हम लोग आज का जो टॉपिक है उसका पहला सब टॉपिक जो कि पैरेलल मेथड है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So you can see here, and I request everyone, please don't forget to take the notes. It will be helpful for you in future whenever you want to revise all these topics. Okay? Now, जितने भी जो small distances हैं that can be measured using the scale and expressed using a meter or a foot that we all know. And if you want to find out the large distance, like the distance between two cities or two countries that are measured using maps और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके, और हम लोग उसे किलोमीटर्स या माइल्स में एक्सप्रेस करते हैं। बट जब बात आती है दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे कि हम लोग किसी दो स्टार के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकें। ओके, सो व्हाट वी एक्चुअली नीड, we need efficient mathematical skills, okay, and techniques like triangulation method and parallax method, okay. And whatever the values that we will obtain from these methods, we will express them in terms of light year or astronomical unit. As we all know, these are the units of distance. These are the units of distance, okay. हमारा ये पैरेलल मेथड है क्या, हम उसे समझने वाले हैं। First of all, we will take one example here. When you hold a pencil in front of you against some specific point on the background, let's say a wall, and look at the pencil first through your left eye, closing the right eye, and then look at the pencil through your right eye, closing the left eye, and you will notice that the position of the pencil seems to change with respect to the point on the wall, and this is known as our parallax method. Okay, now the distance between these 2 points of observation, which is called as the basis. Okay, and यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आई है, तो हम लोग आई के बीच के डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर बेसिस का नाम देंगे। सो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम हियर, ये हमारा पेंसिल है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट लिया इस वॉल पे। जब हम राइट को क्लोज करेंगे और लेफ्ट आई से इस पेंसिल को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर लेफ्ट को क्लोज करेंगे और राइट के हेल्प से इस पेंसिल को जब ऑब्जर्व करेंगे तो पेंसिल का पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होता हुआ हमें महसूस होगा, और दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा पैरेलल मेथड है, ये हमारा पैरेलल है। ओके, यहाँ पर जो हमारे दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हम लोग उसके बीच के डिस्टेंस को बेसिस कहते हैं। Now you can see position of pencil seems to change with respect to the point on the wall. Okay everyone, now you can see जैसे हमारा एक प्लैनेट है S, एंड उस प्लैनेट को हम लोग दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट A और B से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। इस थीटा को हम लोग पैरेलल एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल भी कहते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, ओके, और ये हमारा अर्थ हो गया, बहुत छोटा सा अर्थ। अगर हम इस अर्थ पे एक कोई भी दो पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं ए और बी, तो इस पॉइंट से, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सन के बीच का जो डिस्टेंस होगा जिसे हम लोग डी का नाम दे रहे हैं, तो वो सेम होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। ओके, सो यू कैन सी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस and A and B is D here. Okay, so everyone, we measure the angle which is theta between the two direction along which the planet is viewed at these 2 points. And actually you can see जो ये हमारा डिस्टेंस है D, जो डिस्टेंस हमारा D है, एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, और हम लोगों ने अर्थ पे मात्र दो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन पॉइंट A और B लिया है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस B होगा, सो बी बाई थीटा का जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वो 1 से कम आएगा। ओके, बिकॉज प्लैनेट इज वेरी फार अवे। तो जो थीटा बनने वाला है, एज यू कैन सी हियर,
जो हमारा थीटा फॉर्म होगा ए और बी के बीच का, ये जो हमारा थीटा बनेगा ना, ये थीटा बहुत छोटा बनेगा। ओके, सो थीटा इज वेरी स्मॉल, सो वी टेक ए बी एज एन आर्क ऑफ लेंथ बी। आप सभी को पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है। ओके, अब सर्कल का जो आर्क है वो ए बी है, जिसे हम लोग बी का नाम दे रहे हैं बेसिस। अब एक्चुअली थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, और हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जो हमारा आर्क ए बी है और जो हमारा रेडियस डी है, हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। ओके, सो एक्चुअली ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो ए बी जो एक आर्क है और यहाँ पर ए बी के बीच एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो ए बी यहाँ पर हमारा सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई डी, और यहाँ से हम लोग डी निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। तो जब आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो क्वेश्चंस में आपको थीटा का वैल्यू गिवन होगा। ओके, आई होप यू ऑल हैव गॉट इट, एंड इफ यू हैव सम डाउट यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने डिस्टेंस डी फाइंड किया बिटवीन दैट स्टार टू स्टार, और वी कैन से स्टार टू द प्लैनेट। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द diameter, we can see to determine size और angular diameter of planet. For example, let's say ये हमारा मार्स है, और मार्स का जो डायमीटर है उसको हम लोग dm का नाम दे रहे हैं। तो dm क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द रेडियस rm, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सो अगर हम एक पॉइंट, लेट्स से पॉइंट हमारा ए है, और यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके दो पॉइंट्स को, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा बन रहा है, क्योंकि डी हमें पहले से पता है, हम लोगों ने पीछे वाले साइड में डी निकालना सीख लिया था, तो डी हमारा नोन है, वो कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पर पता करना है डायमीटर। सो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा आर्क अपॉन रेडियस। अब ये हमारा आर्क क्या है, आर्क है हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द मार्स, 2rm अप्रोक्सीमेटली, एंड डिवाइड बाई डी। तो यहाँ से हम लोग 2rm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2rm इक्वल टू अल्फा इंटू डी, और ये 2rm क्या है हमारा, डाया ऑफ द मार्स, अप्रोक्सीमेट डाया ऑफ द मार्स। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट ऑफ द मार्स, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी। अभी यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी, and it's a very important question. Okay, so we have to calculate the angle 1 degree, 1 minute and 1 second in radians. So everyone please give your full concentration here to understand this. So we know 360 degree is equal to 2 pi radian. Okay, so 1 degree में कितना होगा, 2 pi upon 360, that means pi upon 180. पाई का वैल्यू 22/7 अपॉन 180, एंड दैट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेड, विच इज रेडियंस। एंड हमें पता है 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। ओके, सो 60 मिनट में हो गए हमारे 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 1 मिनट्स में कितना होगा, 1 मिनट में हो जाएगा 1.745 इंटू 10 to the power -2 and divide by 60, and that is equal to 2.908 into 10 to the power -4 radians. Now अभी हम लोगों ने यहाँ पर 1 मिनट्स का निकाल लिया, अब निकालेंगे 1 सेकेंड के लिए। क्योंकि 1 मिनट में हम लोगों ने निकाला है 2.908 इंटू 10 to the power -4, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा हमारा 2.908 इंटू 10 to the power -4 डिवाइड बाई 60, which is equal to 4.85 into 10 to the power -6 radians. So everyone, ये जो भी वैल्यूज हैं अगर आप इसे याद कर सके, that will be helpful for you in future. Okay, please do this. Okay, now a question है from the NCERT again. A man wishes to estimate the distance between nearby tower from him. You can see he stands at point A. He stands at point A in front of the tower C. जो हमारा tower C है, in front of the tower C, spot a very distant object O, which is here, in line with AC. He thence walk perpendicular
to AC up to B, perpendicular to AC up to point B, okay, a distance of 100 मीटर, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना AB का 100 मीटर दिया हुआ है, एंड लुक्स एट O एंड C अगेन, तो B से वो O को भी देखता है और C को भी देखता है. सिंस O इज वेरी डिस्टेंट, द डायरेक्शन BO, यू कैन सी BO is practically same as the AO, जो हमारा डायरेक्शन है BO का वो AO के बराबर हो गया, ओके. बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ C shifted from the original line of sight by the an angle of theta is equal to 40. तो यह इसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि जो लाइन ऑफ साइट है C का वो शिफ्ट होता है अपने ओरिजिनल लाइन से, और वहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 40 डिग्री का फॉर्म हो रहा है. हमें निकालना है एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर C फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन A. सो यू कैन सी, हमें पता है कि AB क्या हो जाएगा, इफ यू सी दिस ट्रायंगल ABC, सो AB इज इक्वल टू AC tan थीटा, so AC will be equal to AB upon tan theta, where AB is 100 and upon tan 40, and if you calculate this you will get your answer 119 meter, which is our AC. Okay, I hope you all have got it. It's a very simple question. Now we will discuss a few more questions here. अब question है, a moon is observed from two diametrically opposite point A and B. You can see जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A और B है वो दिया हुआ है, वो भी अर्थ का, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है हमारा 1.276 इंटू 10⁻⁷, विच इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ओके. और यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारा जो थीटा है वो है हमारा 1 डिग्री 54 मिनट, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट, तो हमें इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा. हमें निकालना है D का वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. सो हमें फॉर्मूला पता है, D इज इक्वल टू B बाई थीटा. B का वैल्यू 1.276 इंटू 10⁻⁷, बट व्हाट अबाउट थीटा. सो 1 डिग्री हमारा हो गया 60 मिनट एंड 54 मिनट हमें उसमें ऐड करना होगा, सो दैट इज इक्वल टू 114 मिनट्स. अगर आपको याद होगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियंस. सो हम लोग 114 मिनट्स को सेकेंड्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, और जितने भी रेडियंस होते हैं 1 सेकेंड में हमने उससे मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 3.32 इंटू 10⁻⁻². सो हमें बस डिवाइड करना है एंड यू विल गेट आवर आंसर 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स. ओके एवरीवन, नाउ we have one more question from NCERT again. The sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds. So यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमारा दे रखा है 1920 seconds. हम लोग इसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू आएगा 9.31 इंटू 10⁻⁻3, बिकॉज हमें पता है कि 1 सेकेंड्स में कितने रेडियंस होते हैं, तो हमें बस मल्टीप्लाई करना है, राइट. और जो डिस्टेंस है D sun from the earth, which is given 1.496 into 10⁻11. So D is given here. So what is the diameter of the sun? So हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था पहले, that diameter of sun is equal to alpha into D. So it's a simple multiplication. अल्फा का वैल्यू हमारे पास यहाँ है और D का वैल्यू है, आपको बस मल्टीप्लाई करना है and you will get your answer 1.39 into 10⁻9 meters. Okay. सो अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो, यू ऑल कैन पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स. ओके, नाउ सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी लार्ज डिस्टेंस था उससे हम लोगों ने फाइंड करना सीखा विद द हेल्प ऑफ द पैरेलैक्स मेथड. नाउ इट्स टाइम टू एस्टिमेट वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल. सो यू कैन सी, टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल in the range of 10⁻⁻8 meter to 10⁻⁻10 meter, we have to adopt some special methods. We cannot use a screw gauge or some other instrument because that molecule is very small in size. Even though a microscope has certain limitations. And जो हमारा optical microscope है, that uses visible light to look at the system under investigation. सो जो लाइट होता है दैट हैज़ अ वेव लाइक फीचर दैट वी ऑल नो. जो लाइट है
वो वेव लाइक फीचर रिप्रेजेंट करता है। और आप सभी को पता है कि जो लाइट है, जो विजिबल लाइट है, उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक होता है, विच इज 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होगा, दैट कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल विथ साइज स्मॉलर दैन दिस। इससे जो छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे, हम लोग उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से रिजॉल्व नहीं कर सकते। Even though instead of visible light we can use an electron beam, but you know electron beam can be focused by properly designed electric and magnetic field, that is a different part, but the resolution of such an electron microscope is limited finally by the fact that electron can also behave as a wave, कि जो electron है वो भी wave की तरह behave करता है, right? Now the wavelength of an electron कैन बी एज स्मॉल एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन एंगस्ट्रम, कि जो हमारा वेवलेंथ है एक इलेक्ट्रॉन का, वो एक एंगस्ट्रम के फ्रैक्शन से भी छोटा हो सकता है। नाउ सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 0.6 एंगस्ट्रॉम हैव बीन बिल्ट एंड दे कैन ऑलमोस्ट रिजॉल्व एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मटेरियल। एंड यू कैन सी that the tunneling microscope has been developed in which again the limit of resolution is better than angstrom. So now we will discuss here regarding the thin film method which is the oleic acid. अब यहाँ पर हो क्या है, सी जो हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड एंड सम अदर वेजिटेबल ऑयल्स, जिसे हम लोग लिपिड्स के कैटेगरीज में रखते हैं, दे बिलोंग्स टू लिपिड्स कैटेगरी। इसे हम लोग फैट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ओके अब इनका जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में, ये स्ट्रक्चर है हमारे ओलिक एसिड का। सो देयर स्ट्रक्चर इज हाइड्रोफोबिक, मतलब कि दे आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में आसानी से नहीं घुलते। एंड वो मॉलिक्यूल जो वाटर में घुल जाते हैं उसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो हमारा फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारा ओलिक एसिड है, उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोफिलिक हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोफोबिक हैं। सो यहाँ पर जो OH है, यू कैन सी ओलिक एसिड मॉलिक्यूल इज स्टैंडिंग ऑन द OH end of the molecule. You can see that OH end of the molecule in our ओलिक एसिड। एंड जो ओलिक एसिड है वो हमारे वाटर पे फ्लोट करता है, तैरता है, बिकॉज उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। नाउ ये जो OH है, OH एंड है, वो हाइड्रोफिलिक है एंड अदर पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक है। नाउ यू कैन सी जब हम ओलिक एसिड के ड्रॉप को वाटर के ऊपर गिराते हैं तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं दैट इट स्प्रेड आउट टू अ थिकनेस ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, कि जब वो पानी के ऊपर गिरेगा तो उसका जो थिकनेस होगा लेयर का, वो उसका थिकनेस एक मॉलिक्यूल के थिकनेस के बराबर होगा। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। ओके नाउ सो हम लोग करते क्या है, वी डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ओलिक एसिड लेते हैं और उसे 400 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में हम लोग उसको डिसॉल्व करते हैं, ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन बने वो 1 पार्ट बाई 400 का बने, 1 पार्ट बाई 400 का, 1/400 का बने। ओके अब हम लोग एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसके सरफेस पे हम लोग लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे। ओके उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल ऐड 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड, 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड। अब जो ओलिक एसिड होगा वो एक बहुत ही पतला लेयर बनाएगा, पतला सर्कुलर एक लेयर बनाएगा और उसका जो थिकनेस होगा वो एक मॉलिक्यूल के थिकनेस के बराबर होगा, ऑफ अ मॉलिक्यूलर थिकनेस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। ओके so these are the oleic acid molecule standing on their hydrophilic ends. now जब हम लोगों ने सर्कुलर फिल्म जो वो बना उसका हम लोग एरिया फिर हम लोग मेजर कर लेंगे, वी कैन मेजर द डायमीटर, क्योंकि उसने एक लार्ज सर्कुलर फिल्म बनाया था तो हम लोग उसके डायमीटर को मेजर कर लेंगे। ओके हम लोग उसके एरिया को मेजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द डायमीटर। नाउ अगर हम ये कहते हैं कि जो V है, V इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, कि 1 ड्रॉप का वॉल्यूम अगर V है, 1 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है अगर वो V है तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, n इंटू V। ओके
अब ये n इंटू वी क्या हो गया हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इन n ड्रॉप्स। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड का n ड्रॉप्स में, कि n ड्रॉप्स में ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, तो वो NV/400 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको 400 में मिक्स किया था। सो NV/400 एंड हम लोगों ने A निकाल लिया था, एरिया, एंड T क्या है, थिकनेस, जिसे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 1 लेयर ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमारा T क्या है, थिकनेस, विच इज इक्वल टू 1 लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हम लोग थिकनेस को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज सी, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये एरिया है और इसका थिकनेस ये T है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस, A इंटू टी, और हम लोगों ने वॉल्यूम पहले फाइंड किया है विच इज NV/400। सो A इंटू टी दैट इज इक्वल टू NV/400, और यहाँ से हम T निकाल सकते हैं। सो T विल बी इक्वल टू NV/A इंटू 400। सो यहाँ पर जो थिकनेस होगा 1 मॉलिक्यूलर लेयर का, हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द assumption दैट द लेयर इज 1 मॉलिक्यूल थिक, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो लेयर है वो 1 मॉलिक्यूल थिक है, हम लोग उसके थिकनेस को इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और ये जो थिकनेस हमें मिलता है ना, उसका वैल्यू 10⁻⁹ के ऑर्डर में मिलता है, और इसका जो एक्यूरेसी वो बहुत अच्छा है। दिस मेथड हैज़ वेरी गुड एक्यूरेसी। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर units and dimension in upcoming days. Okay everyone, so thank you, keep learning, because I feel together we can make a difference. Bye everyone, take care and keep motivated.